जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सही विकल्प चुनिए। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता जब आंकड़ों को स्वयं संकलित करता है तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, और कोई संकलित करे और हम प्रयोग करें तो क्या होगा? द्वितीय। चूँकि स्वयं संकलित कर रहा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक आंकड़े। जब कोई समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं संगणना अनुसंधान। संगणना में जो अनुसंधान का क्षेत्र होता है उसकी हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यावहारिक पाई चार्ट में केंद्र पर कुल कितने कोण होते हैं? तो पाई चार्ट जो होता है ऐसा होता है, और इसमें कुल जो कोण होते हैं ये चारों कोण 90-90 के, यानी चारों कोणों को जोड़ो तो 360 डिग्री के कोण होते हैं। पाई चार्ट में कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री के। नेक्स्ट है कि 1, 3, 5, 7 और 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? तो हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 5 25, और ये संख्याएं कितनी हैं? 5। तो 25 में 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट है कि गणना के समय धन और ऋण के चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। तो माध्य विचलन में धन और ऋण के चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता। सहसंबंध गुणांक सदैव होता है -1 और +1 के बीच में। रिक्त स्थान को चुनिए। पूर्व में उपयोग में आए हुए समांक क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समांक कहलाते हैं। यदि पहले से उपयोग करे हुए समांकों का उपयोग करते हैं तो द्वितीयक, और नए समांकों का उपयोग करते हैं तो प्राथमिक समांक कहलाते हैं। वर्गीकरण ही सारणीयन का आधार है, यानी वर्गीकरण के बाद क्या किया जाता है? वर्गीकरण के बाद सारणीयन किया जाता है। सारणीयन और वर्गीकरण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, यानी सारणीयन वर्गीकरण की जो कमी है उसको सारणीयन पूरा करती है। वृत्तीय चित्र कैसे होते हैं? गोलाकार। वृत्त यानी गोला, गोलाकार कैसे कौन से चित्र होते हैं? वृत्तीय या वृत्त चित्र। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। जैसे आपके यहाँ 10, 20, 30 अंक हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों के 30 अंक आए, 100 बच्चों के 30 अंक आए स्कूल में, तो बहुलक क्या होगा? 30, सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक। प्रमाप विचलन सदैव डैश से निकाले जाते हैं। प्रमाप विचलन सदैव समांतर माध्य से निकाले जाते हैं। सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया। सहसंबंध की पहले खोज जो की थी वो डाल्टन ने की थी, लेकिन सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। पहला है प्राथमिक समांक। तो जो प्राथमिक समांक होते हैं वो मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। यदि आप जनगणना करने जाएं तो आप स्वयं एक घर जाकर जनगणना करके लाएंगे, तो आपके समांक कैसे होंगे? मौलिक और प्राथमिक। मध्य बिंदु होता है, तो जो मध्य बिंदु होता है वो निम्न और उच्च सीमा के औसत के बराबर होता है। जैसे 0 से 10 का मध्य बिंदु हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 0 धन 10/2, तो कितना आएगा? 5। तो 0 से 10 के बीच का मध्य बिंदु क्या है? 5। उच्च सीमा 0, 10 और निम्न सीमा 0 का हमने पहले
औसत निकाला तब वह हमें क्या प्राप्त हुआ, मध्य बिंदु। एक विमा चित्र, तो जो एक विमा चित्र होते हैं वो दंड चित्र होते हैं। गणितीय माध्य, समांतर माध्य को गणितीय माध्य भी कहा जाता है। विस्तार, विस्तार जो होता है वो बड़े मूल्य और छोटे मूल्य का अंतर होता है। R बराबर L-S, लार्जेस्ट मूल और स्मॉल मूल। सहसंबंध की अनुपस्थिति का फॉर्मूला होता है R = 0, 0 यानी कोई सहसंबंध नहीं है। सत्य सत्य बताइए, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समांक होते हैं, यह कथन सही है। सारणीय समांकों और पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये सही है। सारणी बनाते समय हम क्या करते हैं, समांकों को, ये स्तंभ हो गए और ये पंक्ति हो गई, इनके बीच में लिख देते हैं। दंडों के बीच समान अंतर रहता है, ये असत्य है, क्योंकि जब हम दंड चित्र बनाते हैं तो दंड समान अंतर वाले भी हो सकते हैं और ये असमान अंतर वाले भी हो सकते हैं। मतलब समान अंतर वाले ही होंगे, असमान अंतर वाले दंड नहीं होंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये असत्य है। समांतर माध्य में हमें आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिखना पड़ता, इसमें तो केवल हमें क्या सिग्मा x पद मूल्यों का योग करके n यानी संख्या का भाग देना पड़ता है। सहसंबंध पूर्ण सहसंबंध +1 है, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध क्या है, +1 है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं, यह भी सत्य कथन है। आपको पैदल आते हैं तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिले तो मोटरसाइकिल, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक वचन में सांख्यिकी को कहा जाता है, सांख्यिकी विधि या सांख्यिकी का विज्ञान। उस समांक का नाम बताइए जिनका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है। प्राथमिक समांक में आपको घर घर जाके अंक इकट्ठे करने होते हैं जनगणना करने वाले को, इसलिए खर्च अधिक होता है। सारणी टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है, सारणी में टिप्पणी सबसे अंत में लिखते हैं हम। संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहा जाता है, इसको तोरण वक्र या औजई वक्र कहा जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र को आप तोरण वक्र या औजई वक्र कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको तोरण वक्र या औजई वक्र क्यों कहा जाता है संचयी आवृत्ति वक्र को, क्योंकि इस वक्र की आकृति तोरण जैसी होती है। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, प्रमाप विचलन। सहसंबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, आंकड़े या समांक। सांख्यिकी का अर्थ क्या है, सांख्यिकी के दो अर्थ हैं। सांख्यिकी का यदि एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधि से होता है और बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ समांकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। जब आप किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, मान लीजिए कि आपने भूख लगी और आपने सेब खाया तो आप उपभोक्ता हैं। आपने कपड़े खरीदे तो आप क्या हैं, उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नावली किसे कहते हैं। जब आप जनगणना करने जाते हैं तो आपके पास एक प्रश्नों की सूची होती है और आप अनुसंधानकर्ता के सामने जाकर प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो प्रश्नों की सूची होती है इसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों का समूह या प्रश्नों की सूची है जिसके माध्यम से व्यक्ति पूछकर, मतलब व्यक्ति यानी जो अनुसंधान करने जाता है वह व्यक्ति पूछकर सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो जो
प्रश्नावली है वो अनुसंधानकर्ता के सामने एक औजार होती है जिससे वह सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे इंटरव्यू कहते हैं। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो क्या करते हैं, आप कोई विशेष उद्देश्य, जैसे टीवी पर हम इंटरव्यू देखते हैं ना, पत्रकार, जैसे प्रधानमंत्री का किसी पत्रकार ने किसी आर्थिक मुद्दे पर इंटरव्यू लिया, तो इसमें क्या हुए, 2 व्यक्ति होंगे, 2 या कम से कम 2 होना चाहिए, कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए जैसे आर्थिक मुद्दा, बजट आदि, और वे आमने सामने बातचीत करके सूचनाएं प्राप्त करें तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं। आवृत्ति वितरण क्या है? आवृत्ति वितरण यानी जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र हैं, अगर 2 छात्रों के 4 नंबर आए, 3 छात्रों के 10 नंबर आए और 4 छात्रों के 2 नंबर आए, तो ये क्या है, आवृत्ति वितरण, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि ये पदमूल्य है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को बता रहा है कि पदमूल्य ये क्या है, पहले नंबर तो एक तालिका है, तो आवृत्ति वितरण एक तालिका है जिसमें क्या करते हैं, पदमूल्यों के सामने आवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकरण के 2 उद्देश्य बताइए। तो वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है कि तर्कपूर्ण आधार, इसमें समांकों को हम किसी तर्कपूर्ण आधार पर व्यवस्थित करते हैं और ये समांकों को क्या करता है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। और एक आप और याद कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो वर्गीकरण से हमें क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा होती है। जैसे हमने वर्गीकरण कर दिया विषय का, हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स, तो हमें सुविधा होगी ना तुलना करने में कि किस में अधिक नंबर आए और किस में कम नंबर आए हैं। दंड आरेख किसे कहते हैं? ये जो है वो दंड आरेख है। तो जब दंड के माध्यम से समांकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दंड आरेख कहते हैं। बहुदंड चित्र किसे कहते हैं? ये देखिए, ये आपका आयात है, ये निर्यात है, ये 2000 वर्ष का है और ये 2001 का आयात और निर्यात है। तो ये बहुदंड चित्र है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही चित्र में 2 या 2 से अधिक संबंधित तत्व, आयात और निर्यात संबंधित तत्व हैं। इसको दिखाने के लिए एक से अधिक, हमने एक नहीं, एक से अधिक दंडों का प्रयोग किया। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को दिखाने के लिए एक से अधिक दंडों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे बहुदंड चित्र कहते हैं। समांतर माध्य क्या है? तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n, यानी किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर, ये हमने सिग्मा यानी जोड़ा, किसको जोड़ा, पदों को जोड़कर संख्या का भाग n यानी कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दें तो हमें परिणाम में समांतर माध्य प्राप्त होता है। भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं? भारित समांतर माध्य में हम क्या करते हैं कि पहले पदमूल्य में भार का गुणा कर देते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, योग करते हैं, और जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसमें हम क्या करेंगे कि जो भार है उसका भाग दे देंगे। यानी समांतर माध्य में हम क्या करते हैं, भारित समांतर माध्य निकालने के लिए हम पदमूल्यों में भार का गुणा करके उनका योग कर लेते हैं और प्राप्त संख्या में भार का भाग प्रदान करते हैं। मध्यिका किसे कहते हैं? मध्यिका में हम क्या करते हैं, पहले समांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, तब बीच वाले पद का मूल्य क्या होता है, मध्यिका। जैसे ये संख्याएं हैं, इनका हमने छोटे से बड़े के क्रम में जमाया, अब बीच की संख्या क्या है, मध्यिका। ये पूरी श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देती है। बहुलक क्या होता है? तो श्रेणी में सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य बहुलक होता है। जैसे 1 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 2 हैं, 2 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 10 हैं,
3 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 2 हैं। तो सबसे अधिक कितने बच्चों के अंक आए? तो 2 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे सबसे अधिक हैं 10। तो बहुलक क्या होगा? 10। सबसे अधिक आवृत्ति क्या है? 10। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाला अंक क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। प्रमाप विचलन किससे कहते हैं? प्रमाप विचलन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर डी यानी विचलन निकालते हैं। किससे विचलन निकालते हैं? समांतर माध्य से। तो प्रमाप विचलन क्या है कि आपको प्रमाप विचलन निकालने के लिए कोई श्रेणी दी होगी, तो किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का माध्य, जब हम फिर से भाग दे रहे हैं n का यानी माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? प्रमाप विचलन कहलाता है। फिर से देखिए, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का समांतर माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? प्रमाप विचलन कहलाता है। लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज वक्र जो होता है वो यह बताता है कि जैसे लॉरेंज वक्र में जो बीच की लाइन है ये क्या है कि सभी लोगों के पास बराबर पैसा है। इससे जितना दूर लाइन बनेगी यानी असमानता क्या है? उतनी अधिक है। तो लॉरेंज वक्र क्या बताता है? आय या धन के वितरण की असमानता को बताता है। परास का अर्थ बताइए। परास जो है समंक माला में अधिकतम और न्यूनतम अंकों के अंतर को हम क्या कहते हैं? परास। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के न्यूनतम अंक 0 आए और अधिकतम अंक 100 आए, तो इन दोनों का अंतर 100 क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? चतुर्थक विचलन यानी Q3 और Q1 का अंतर। तृतीयक चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर में हम जब 2 का भाग देते हैं या उनका औसत निकालेंगे तो या उनका आधा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? चतुर्थक विचलन प्राप्त होगा। सहसंबंध का अर्थ बताइए। सहसंबंध क्या बताता है? 2 चरों के मध्य कार्यकरण संबंध को बताता है। जैसे तापमान बढ़ा और आइसक्रीम की मांग भी बढ़ गई, तो ये क्या हो गया? सहसंबंध होगा। सहसंबंध गुणांक के कोई 2 गुण बताइए। सहसंबंध गुणांक से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तापमान बढ़ेगा तो कितनी आइसक्रीम की मांग बढ़ेगी। यानी अंतर्गणन और बाह्य गणन में सहायता करता है। अंतर्गणन यानी इसके बीच में क्या आएगा? 4। बाह्य गणन यानी इसके बाद क्या आएगा? 6। समस्या समाधान में सहायक। यदि हमें सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, सहसंबंध से हम अनुमान लगा के उसका समाधान कर सकते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं? यानी यादृच्छिक यानी दैव प्रतिचयन। दैव प्रतिचयन यानी मान लीजिए आपकी ये कक्षा है, इसमें से हमें 3 बच्चों को चुनना है, तो दैव प्रतिचयन में क्या होगा? सभी बच्चों को समान अवसर होंगे कि उनमें से 3 बच्चे चुने जाएं। हमने सारे बच्चों की पर्ची बनाई और 3 पर्ची निकाल ली, तो सारे बच्चों को समान, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। तो इसमें ये पूरे बच्चे क्या हुए? समग्र। इसकी समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना होती है। यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। प्रतिदर्श के रूप में चुने जाना भाग्य पर या दैव योग पर। ये 3 कौन बच्चे चुने जाएंगे? ये भाग्य या दैव योग पर निर्भर करेगा। NSS क्या है? ये नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है और ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का कार्य करता है।